हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th आईसीएसई का फिजिक्स का पेपर 2023 10th आईसीएसई फिजिक्स पेपर पास्ट ईयर 2023। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, डायग्राम बिलो शो द रे ओपी इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग विद एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ सर्टेन मटेरियल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज 43। ठीक है, ये देखो आपका ये प्रिज्म है, ये आपका इंसिडेंट रे OP। ठीक है, ये आपका रेडिएटेड है, यहाँ से रिफ्रैक्टेड है, ये आपका I2। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका एंगल का वैल्यू है 65 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम शो। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया है? 43 डिग्री। और I2 निकालना है आपको, I2। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो एक फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो I1 आपको पता है कितना है? 65 ना। 65 प्लस I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ट्रेपेजियम इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, बोला है उसने। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल होता है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री ना। Each angle is 60 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक जगह पे 60 डालेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन पता है 43। तो ये अपना आ जाएगा ना जी I2 इज इक्वल टू, ये ऐड कर लो 3103 माइनस 65 कितना आता है? 3 4 5। ये 8 आता है, ये 9 में से 6 गया, 3 आता है, बराबर है ना। 38 I2 का 38 डिग्री। यहाँ तो क्लियर है? What is the ray QR? QR को क्या बोलेंगे? ये आपको Q है, ये R है, बताइए। QR is called emergent ray ना, QS। तो इसमें B पार्ट में क्या पूछा है? रे QS is called emergent ray। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी देखो इसी का दूसरा पार्ट है, फोर्थ का सेकंड करेंगे। कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द रे पाथ। ये आपका डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ABC। ये आपका इंसिडेंट है, दैट इज 90 डिग्री, इसको I बोलते हैं। ठीक है, P ये है, Q ये है 60 डिग्री। ये भी मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बोलो 90 डिग्री पे गिरेगा जी, तो आर पार हो जाएगा ना। तो कंप्लीट द डायग्राम, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, मतलब IC का वैल्यू कितना दिया है? 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल, जिसको IC बोलते हैं। रे ऑफ पाथ PQ है। तो इसको अब कंप्लीट करोगे तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा, तो ये ऐसे जाएगा ना, और ऐसे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये भी 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो आर पार हो जाएगा, बराबर है। तो ये आपका 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री ना। 30 डिग्री। अभी इसमें भी देखो, ये 90 है, ये 30 है, कितना आएगा? 60 डिग्री। यार क्लियर है? 30 डिग्री नहीं, ये 60, ये 30, ये 90। मैं बोल दिया, हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो रे डायग्राम का नाम लिख दो PS, ये R ले लो, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करने तो कर लो। ये आपका बाहर निकलेगा जी, ये आपका S हो गया, ये R हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं कंप्लीट कर दूँ, बराबर है। अभी इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, फोर्थ का थर्ड में क्या होगा? डायग्राम बिलो शो टू पैरेलल रे A एंड B। A है जो ऑरेंज है, B है ब्लू है, इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक ऐसे इंसिडेंट हो रहा है
ये आपका ऑरेंज है, ठीक है, ब्लू है, ये आपका ए है, ये बी है, ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला ग्लास है, ठीक है ना। तो copy and complete the path ray A and B, and how do the speed of these ray differ in glass? तो इसका आंसर बताओ। देखो ये रेयर मीडियम हो गया ना, एयर मतलब रेयर मीडियम मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है ना, और डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड है ना। तो ये आपका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे तो रेयर से डेंसर में जाता बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है। तो ये आपका R1 हो जाएगा अगर ये I1 है तो। याद रखिए रे, ये रे हो गया, ये भी ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल I2 हो जाएगा, R2। या आप O ले लो, ये O डैश ले लो, याद रखिए रे। तो R1 ग्रेटर क्या होगा, ये आपका ऑरेंज कलर है, ये क्या है, ब्लू। तो वेव के और यूज कर लेंगे। तो ज्यादा डिविएशन कौन सा करता है, डिविएशन ये ब्लू ना, ब्लू, यस। तो इंसिडेंट एंगल ब्लू और सबसे कम डिविएशन ये शो करता है। हाँ। तो हियर R1, तो यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे, जो R1 एंगल है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे वो R2 से कम बड़ा है, ये ग्रेटर का साइन है ना। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताना है इसमें जी, हाउ डू द स्पीड ऑफ दिस डिफर इन ग्लास? तो डिफरेंट स्पीड ऑफ ब्लू विल बी लेस देन दैट ऑफ ऑरेंज। ब्लू का स्पीड कम होगा, ज्यादा डिवेट होता है ना, इसलिए ये R1 नहीं बढ़ा इसके कारण। तो लिख लो स्पीड ऑफ ब्लू रे विल बी लेस देन that of orange ray, ठीक है। C में क्या है, are the two refracted ray in parallel in glass parallel? ग्लास में जाएगा तो पैरेलल होगा क्या, देखो ये एंगल डिफरेंट है तो पैरेलल नहीं होगा ना बेटा, सेम होना चाहिए ना, तब जाके पैरेलल होगा, ठीक है। देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो पैरेलल दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है ना, समझा ना, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, आगे है तुम्हें भी है बता दो, ठीक है। तो लिख लो नो एज देयर स्पीड आर डिफरेंट इन ग्लास, सो they will deviate through different angles inside the glass, चलो ये लिख लो, फिर फिफ्थ वाला करो, सॉल्व करेंगे। फिफ्थ का फर्स्ट, a convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 60 cm from the screen, ठीक है। convex lens है जी, ठीक है, इसका फोकल लेंथ दिया है कितना, f का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो f दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, u कितना दिया, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाउ फार द इमेज फॉर्म्ड, तो ये जो फोकस होता है इधर F1 है ना, इधर F2, इधर इमेज बनता है। तो इसका आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, इधर वाला लेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अपने को इमेज इस फॉर्म होता है, इधर ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना, लेंस है, तो U नेगेटिव होगा और V क्या होगा, पॉजिटिव। रीजन बता दिया हूँ ना, फॉर्मूला यूज कर लो, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/10 plus 1/v minus 1/60
वन अपॉन वी इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/10। एलसीएम क्या है 60, तो ये 1 माइनस 6, तो ये माइनस 5/60, 12/60 ना। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/12, 12/60, तो v इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर है। ये समझा? मतलब ये लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यही नहीं बताना था। अभी इसका सेकंड पार्ट देखो, ये समझा ना? बहुत सिंपल था। जो a coin kept inside water when viewed from the vertical direction appear to be raised by 2 centimeter 3 centimeter. Find the depth of the coin. मतलब ऐसे एक टैंक है, यहाँ पे ऐसे कॉइन रखा हूँ, ठीक है? तुम इधर अपने आंखों से देख रहे हो उसको, ठीक है? लेकिन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो रेज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो इसका एपरेंट डेप्थ आ गया। एपरेंट डेप्थ कितना है? 3 mm, मिलीमीटर में दिया है। और म्यू कितना दिया है? 4/3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअल डेप्थ आ जाएगा ना? हाँ, म्यू इज इक्वल टू री अपरेंट डेप्थ, ठीक है? तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू x अपॉन म्यू। x क्या है जी? x नहीं पता ना अपने को। ये एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू, समझ गया ना? रियल डेप्थ बाय तो u पता है अपने को 4/3, समझ गया क्या? तो ये ऊपर जाएगा। एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू 3x अपॉन 4। ठीक है? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना है? 3। तो अगर रियल डेप्थ मान लो x है, तो एपरेंट डेप्थ आ गया कितना? 3x/4 ना। तो एलसीएम ले लेना, तो ये 4x माइनस 3x/4 आ जाएगा 3। समझा क्या? तो आंसर निकाल दो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है? 12 mm ना। समझा कि तुम? सॉरी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है सर? फिफ्थ का सेकंड का ही p। हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, समझा? क्रिटिकल एंगल sin c इज इक्वल टू 1/μ होता है, ठीक है? ये म्यू है जी, उसको ठीक से करना। समझा? नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ का थर्ड में क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज्ड इन वेयरफेयर। एक्सप्लेन दिस रीजन व्हाई। infrared radiations are used in warfare. Explain this reason why it is used in signal during warfare, as they do not visible, as they are not visible, ठीक है? and not absorbed by any medium, absorbed much in medium। यहाँ तक क्लियर है? अभी फिफ्थ का थर्ड का बी करेंगे। ये फर्स्ट है। A ray of light is incident at 45 degree on equilateral prism. Name the phenomenon existing where the ray of light when it enters and emerges out. तो ऐसा डायग्राम दिया जी, बात नहीं करो।
ठीक है, ये है तुम्हारा ए, ये है बी, ये है सी। ये इंसिडेंट रे है, $45 इंसिडेंट रे। ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ये आपका रेड हो गया। वायलेट वाला ज्यादा डेविएशन शो करता है ना, तो ये आपका वायलेट रे हो गया। बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री है ईच। तो बताइए जी, नेम ऑफ द फिनोमेनन, डिस्पर्सन बोलते हैं ना। यस। तो नेम ऑफ फिनोमेनन इज डिस्पर्सन। ठीक है, दूसरा क्या है, काउज क्या है, द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज दैट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन मीडियम ना। तो देखो, ये इसका स्पीड अलग होता है, इसका अलग होता है, क्योंकि वेवलेंथ अलग होता है। तो लिख लो रीजन, लिख लो द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वायलेट का वेवलेंथ White मिनिमम light रहता है ना, फ्रीक्वेंसी is that मैक्सिमम रहता है। light of different wavelength वेवलेंथ ज्यादा होता है रेड का, मैक्सिमम travels with different speed in a medium। ठीक है, ये लिख लो। सर एक टेस्ट हो। देखो अभी 6 का फर्स्ट देखो, a block and tackle system of pulley has velocity ratio। तो velocity ratio कितना दिया इसका 4। ठीक है ना। अब ब्लॉक डायग्राम, draw a label diagram of the system in indicating clearly the direction of the load and the effort। What is the value of the mechanical advantage of the given pulley system if the ideal pulley system। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना जी, तो ये कर लो। तो यहाँ से पुली ड्रॉ कर लो। ये आपका एफर्ट हो गया। एक छोटा सा पुली लगा लो। पुली दिया है क्या डायग्राम, या भी ड्रॉ करना? ड्रॉ करना, ड्रॉ। ये टेंशन टी है। ठीक है, N इक्वल टू 40 हो जाएगा, 1 2 3 4 ना, 4 टेंशन, इसमें भी टी आएगा, यहाँ से कनेक्ट कर दो। तो N इक्वल टू 40, वेलोसिटी रेशियो 4। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। फिर देखो बी में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू 4 दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी, 6 का सेकेंड। अब मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF, वेट कितना दिया है 50 GF, समझ गया। कैन बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो बैलेंस कहाँ पे करना है तुम्हें, 40 सेंटीमीटर पे। मार्क विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट। इफ द रूलर इज कट एट द सेंटर which is part 0 to 50 or 50 to 100, the ruler will weigh more than 25 ग्राम। रूलर जो है ना वो 25 ग्राम को बर्दाश्त कर सकता है।
ठीक है। तो उस पर अगर मार्किंग करना है तो ये डायग्राम में बना देता हूँ आपका। ये सेकंड का फर्स्ट का हो जाएगा, ये आपका 0 है, ये 10 है, ये 20 है, यहाँ पे वेट W1 है, यहाँ पे 30 है, ये 40 है, ठीक है, ये 50 है, ये 60, ठीक है। इसके आगे भी बनाना है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँ, ऐसे आगे बढ़ा देना, ठीक है। उसी में 60 के बाद 70, ये जो W2 है ये 80 है, सर नेक्स्ट पेज पे कर 90, 100 ना चलेगा ना, कोई बात नहीं। क्या आपने को क्या करना स्किल ऐसे कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, W1 इंटू 20 इज इक्वल टू W2 इंटू 30, ठीक है। वेट दिया हुआ है, देखो वेट नहीं पता तो इसका लेंथ पता है, ये W2 ये लेंथ इधर से लेंगे तो 30 ना, तो W1 बाई W2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/2 ना। तो अपने को W1 दिया है कितना, W1 30, W1 30, 50 दिया आपने 50, रुक जा, हाँ अभी देखो, what is the value of mechanical wonder of the given pulley system if the pulley has, if ideal pulley system we are using, तो ये तो बता दिया ना। तो ये वाला पॉइंट जो है 40 पे है ना, तो ये W1 बाई W2 कितना है, 3/2, ठीक है। तो अगर ये फ्रैक्शन इतना है तो अगर तुम्हें W1 निकालना है तो क्या आएगा, 3/2 इंटू W2 ना, 3/2, W2 कितना है नहीं पता, कितना लो, देखो हाँ ध्यान से देखो, ये 3/2 है ना जी, तो मतलब W1 3 का मल्टीपल और W2 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये और ये 10 का गैप लिया हूँ, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा W1, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 GF आ जाएगा, और W2 2 का मल्टीपल है तो 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 GF आ जाएगा, बराबर है। Therefore we cut the middle, the part of the 0 to 50, therefore be more than 50 part to 100 parts। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे इसका लिखता हूँ, तो लिख लो therefore when we cut from middle, when weight of part 0 to 50 centimeter, will be more than part 50 to 100 centimeter, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट क्या है, what is the minimum weight placed on the meter scale can be balanced, तो मिनिमम कितना रख सकते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या है, वेट ऑफ द पार्ट 40 to 50 क्या होगा, वेट ऑफ पार्ट 40 to 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20
डिवाइड बाई 60 इंटू 10, 30 और 20 50। तो ये कितना आएगा जी? इससे ये कैंसल, क्या आ जाएगा 10 GF अपॉन 3। ठीक है, वेट ऑफ 50 to 100, 9.999 वेट ऑफ 50 to 100 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा 20 माइनस 10 अपॉन 3। तो ये 60 माइनस 10 अपॉन 3 कितना आएगा 50 अपॉन 3 GF। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करो। ये 0 20, ये 40 45 50। ठीक है, 45 पे आएगा 10 GF अपॉन 3, ये आ जाएगा 75, 50 GF अपॉन 100 पे आएगा। तो बैलेंस नेट टॉर्क मस्ट बी 0 फॉर बैलेंसिंग ना, नेट टॉर्क विल बी नेट टॉर्क बी 0। ठीक है, तो 30 into 30 plus 10 by 3 into 5 minus 50 upon 3 into 25 minus W into 58 is equal to 0। इसको राइट साइड में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट को। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो W का वैल्यू 10 GF आता है। चलो ये लिख लो, इसके वाला एक और पार्ट कर ही देता हूँ, नहीं तो लिख लो फिर करता हूँ। लिखो ना थोड़ा। तो अभी 6th का थर्ड सॉल्व करेंगे। अ कार ऑफ मास, मास ऑफ कार कितना है 120 kg है। ठीक है, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, तो वी ऑफ कार कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट एक्सेलरेट एट ए स्पीड ऑफ, V2 कितना दिया है 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मशीन। ये W निकालना है, वर्क डन बाय मशीन, वर्क डन बाय द इंजन। नेक्स्ट है पावर ऑफ द इंजन, पावर ऑफ इंजन। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। 1/2 मास कितना है 120। सर mu² क्यों लिया हमने? या mu²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो v कितना दिया जी, ये सब को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, समझा क्या? तो ये 54 किलो मतलब 1000 ना, आवर मतलब 3600। 2 0 से 2 0 गया, 18 दूनी होता है ना 18 दूनी 36, 18 की 54, ये 5, तो ये कितना है 15 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आएगा 15 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 18 इंटू 10 अपॉन 18 ना, 3 अपॉन 36, हाँ। 18 दूनी 36, तो ये 5 आएगा ना, बराबर है। तो 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, इसको कैंसिल करेंगे तो 60, तो 60 इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस सर 120 का से लिया। ये 120 मास दिया ना बेटा, अच्छा मास ऑफ द कार, सब में मास सेम है ना, तो कॉमन ले लो कॉमन। तो ये 60 ये माइनस कर लो, 200 आएगा, 6 दूनी 12 जूल। ठीक है, तो किलो में करोगे तो 12 किलो जूल हो गया, बराबर ना। तो पावर कैसे निकालते हैं, पावर इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क कितना है तुम्हारा 12,000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, तो पावर आ जाएगा 6 ×
नो 240 वॉट किलो में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 10 से डिवाइड कर लो, तो इसकी जगह पे किलो लिख देना और ये डिवाइड हो गए 2.4 किलो वॉट आ जाएगा। समझा क्या? चलो लिख लो।